बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं सेट 13 को सॉल्व करेंगे। मेरे साथियों, इससे पहले सेट अगर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से सारे वीडियो उपलब्ध है, वहां से देखिए। और जो भी वीडियो देखते हैं उसको अंत तक देखिए, क्योंकि अगर बीच में छोड़ते हैं तो आपको समझ से बाहर हो जाएगा और सेट बनाने में मज़ा नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप सेट नहीं बनाएं, ठीक है। तो और अधिक से अधिक किताब पढ़िए और सेट प्रतिदिन 3 सेट है मेरे साथियों, 3 सेट प्रतिदिन आप बनाइए। कौन कहता है कि सिलेक्शन नहीं होंगे? सिलेक्शन जरूर होगा मेरे साथियों, थोड़ा मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम पार्ट 1 है, पार्ट 2 को छोड़कर चलते हैं और पार्ट 1 को छोड़कर पार्ट 2 से हम चलते हैं। पार्ट 2 जो है ये 40 अंक का है टोटल, और इसमें जो है सामान्य अध्ययन है। और इसको आज जो है हम लोग पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन कहता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किन राज्य में लगती है? भारत के किस राज्य में लगती है मेरे साथियों? इसको राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख की सीमा भारत के सिर्फ एक राज्य हिमाचल प्रदेश एवं सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से लगती है। तो याद रखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सिर्फ एक राज्य मतलब हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित पूछे तो जम्मू और कश्मीर से लगती हैं। और लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं चीन से लगती है, ठीक है ना। और सुन लीजिए कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल एवं लेह हैं। तो मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश एक राज्य और जम्मू कश्मीर एक के शासित प्रदेश ही लद्दाख की सीमा से जो लगती है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि सीमा म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली भारतीय राज्यों की स्थिति उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों चीन, भूटान एवं म्यांमार से लगती है, और नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ म्यांमार से लगती है, और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सिर्फ म्यांमार से ही लगती है, ठीक है। त्रिपुरा एवं मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। तो आइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो खरकई नदी कहता है कि खरकई नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? खरकई नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है स्वर्ण रेखा की है। खरकई नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया आदि दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। अगला क्वेश्चन, पवना नदी परियोजना किस राज्य में है? पवना नदी परियोजना किस राज्य में है? तो ये है मेरे साथियों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? पवना नदी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। पवना नदी परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सीमा सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करके दिए गए विकल्प में सही का चयन कीजिए। सूची और सूची 2 को मिलाना है, तो खनिज है और खान है, ठीक है मेरे साथियों। तो जस्ता जो है कहाँ होता है? तो जस्ता जो है सो खान जो है यह जावर की खान में जस्ता मिलता है, और यह कहाँ है? राजस्थान में। जावर कहाँ मेरे साथियों? तो यह है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। आगे है स्वर्ण जो है हट्टी में है। स्वर्ण कहाँ है? हट्टी में। स्वर्ण जो है हट्टी में है। तो ये इसकी वजह कौन सा राज्य हो जाएगा? वह राज्य हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है क्रोमाइट सुकिंदा। क्रोमाइट का हो जाएगा सुकिंदा खान, और ये कहाँ है? सुकिंदा उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। सुकिंदा जो है सो उड़ीसा में है। पाइराइट है अमझोर। पाइराइट जो है अमझोर में है। तो अमझोर का है मेरे साथियों, यह है अपना प्यारा राज्य बिहार में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसके अनुसार जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा, चलते हैं इसके ऑप्शन पर चलते हैं।
तो इसके अनुसार से ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नांकित राज्यों में से किसके साथ उभयनिष्ठ है? छत्तीसगढ़ की सीमा, तो छत्तीसगढ़ की सीमा उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्य से मिलती है। छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा है, उड़ीसा के साथ है, झारखंड के साथ है, मध्य प्रदेश के साथ है, महाराष्ट्र के साथ है, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के साथ है मेरे साथियों। तो महाराष्ट्र के भी साथ हैं और उत्तर प्रदेश के भी साथ है, उड़ीसा के भी साथ है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो है सबसे ज़्यादा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सूची एक और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 और सूची 2 है। बीरहोर, बीरहोर जो हो जाएगा झारखंड में, बीरहोर कहाँ है? झारखंड में है। और भूटिया, भूटिया जो हो जाएगा सिक्किम में, भूटिया हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, टोडा, टोडा तमिलनाडु, टोडा याद रखिएगा, टोडा तमिलनाडु। सेंटिनेलीज, सेंटिनेलीज हो जाएगा तमिलनाडु में, सेंटिनेलीज, सेंटिनेलीज ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे साथियों? तो ये है नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में अवस्थित है। आगे चलते हैं। 39, विलियर्ड द्वीप का नाम किस वर्ष डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर कहता है विलियर्ड द्वीप का नाम किस वर्ष डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के जो किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ये कब किया गया था? यह किया गया था 2015 ईस्वी में। ठीक है, ये किया गया था 2015 ईस्वी में। और डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर पूर्व में उड़ीसा पट्ट के निकट स्थित है। ठीक है, और इस द्वीप का नाम अंग्रेज अधिकारी व्हीलर के नाम पर रखा गया था। ये कौन था? व्हीलर जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये जो थे अंग्रेज अधिकारी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और इसमें कुछ बता देते हैं कि डॉक्टर अबुल कलाम की मृत्यु जो है 25 जुलाई 2015 में शिलोंग में हुई थी। डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप इंटीग्रेट टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए प्रसिद्ध थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन की सभा स्थापना 1884 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त है? अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी। ठीक है, ये हो जाएगा चंद्रगिरी। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा जो है चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। 1639 में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के नाम के राजा से मद्रास के पट्टे पर प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। ठीक है, हुगली में प्रथम कारखाना पुर्तगाली द्वारा 1537 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1537 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी थी? प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? वो थी आत्मीय सभा। और राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1815 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। और किसने किए थे? तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर ने। तो ये इसको याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय
इसलिए किया गया था, इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने स्थिति को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी तक था। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। और 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर थे। ठीक है। आगे चलते हैं। और डॉक्टर सैडलर लीडर्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह द्वारा किया गया था? जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह द्वारा जो है विलय किया गया था भारत में। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के संबंध में सही तथ्यों को पहचान करें। विधान परिषद के संबंध में तो विधान परिषद सर्वप्रथम 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है। और इस किसी राज्य इसे समाप्त किया जा सकता था किसी राज्य से। और इसकी कुल सदस्य संख्या संबंधी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्टेट ड्यूटी के अर्थ के लिए निम्न में से एक विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? तो ये जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाला कर। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें कुछ मैथ की संख्या है और मैथ जो है ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा इसका आंसर हम सिर्फ बताते चलते हैं। 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो होगा 17। ठीक है। आगे है, 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही है। कितने घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? कितने घंटे बाद? तो ये हो जाएगा 4 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 85 में बेचने के बजाय 93 बेचे जाने पर 20% ज़्यादा लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो उसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 40 होगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। संख्या इतना क्रम में लिखी गई, इसकी उनकी माध्यिका 25 हो तो संख्याओं का माध्य निकालिए। इतना संख्या लिखा हुआ है, इसकी माध्य निकालना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रति वर्ष 4% की साधारण ब्याज की दर से 1.1/2 वर्षों में एक निश्चित राशि 9243.20 के बराबर होती है तो 7.1/2 वर्ष के लिए समान योग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा? इसमें साधारण ब्याज निकालना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5232। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक निश्चित कूट भाषा में ANUNHAPPY दिया अनहैप्पी और PPAHUNU के रूप में लिखा गया है तो इसी कूट में FALL
ACY को कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ACYLLAF। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। श्रृंखला को पूरा करे तो इसमें जो है IS जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छाद। ठीक है, छाद मृदा संरक्षण की एक विधि है और मृदा के अध्ययन विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, मृदा के अध्ययन विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? उस पर द्रव्यमान जो कितना होगा तो बताइएगा साथियों, इस उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस विकल्प में से कोई नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की उस व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 60 kg ही होगा। जहाँ पर अगर पृथ्वी सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर भी 60 kg ही होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु की सही संरचना है? बेंजीन अणु की सही संरचना क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही संरचना जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही संरचना हो जाएगा। आगे चलते हैं 62 पे। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह C1H2N के समान सूत्र के अनुसरण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्कीन, ऑप्शन नंबर सी एल्कीन। आगे क्वेश्चन है कि समान जीवों का एक समूह जो अनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जाति। क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। आगे है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर एक, अपघटन अभिक्रिया। आगे है कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो कॉर्निया और रेटिना जो है हमारे शरीर में आँख जो होता है उसमें पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा मेढक। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है तो वो है मेढक। आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर बी। आगे 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? क्या रखा है? इसका राइट आंसर बताइए। ये रखे हैं शिव शक्ति, ऑप्शन नंबर बी शिव शक्ति। आगे क्वेश्चन है 17 अगस्त 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया? कहाँ से राष्ट्रपति द्वारा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। आगे है क्वेश्चन किस देश ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की है? किस देश ने? तो मेरे साथ ही बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किए हैं भारत ने। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी भारत ने अप्रैल 2023 में की है। यह दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौती का जवाब विषय पर आधारित था। तो आगे चलते हैं मेरे साथियों, ये पार्ट खत्म हो गया और चलते हैं पार्ट 2 की ओर। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2 सामाजिक विज्ञान है। इसमें कुल 80 प्रश्न है। मेरे साथियों का चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए एक आत्मघाती होंगे? किसने बोले थे मेरे साथियों? यह बोले थे गोविंद बल्लभ पंत ने।
ठीक है। 27 संविधान की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था कि मेरा मानना है कि अगर निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। गोविंद बल्लभ पंत का संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुना गया था। कहाँ चुना गया था? उत्तर प्रदेश से। और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मेरे साथ याद रखिएगा कि गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? किसकी पदावधि में हुआ था? तो वो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, किन्हीं के अवधि में नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर यह जो देना है वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुए थे। प्रथम अधिवेशन जो है हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन के समय में हुए थे, ठीक है। तो और यह जो है सो ये वायसराय लॉर्ड डफरिन का भारत काल में कार्यकाल जो है 1884 से 1888 ईस्वी तक है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र का लेखक है अश्वघोष, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अघोघोष। आगे चलते हैं। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? विक्रमशिला को स्थापित किसने किया था? वो किए थे धर्मपाल ने, ठीक है। किसने किए थे? धर्मपाल ने किए थे। और धर्मपाल ने विक्रमशिला को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। और धर्मपाल वंश के शासक था जिसने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? 770 से 810 तक। आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष डैश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? दीवान जो है नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1765, ऑप्शन नंबर सी 1765 हो जाएगा। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? जो मुकदमा चलाया था उनके न्यायाधीश का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे। आगे क्वेश्चन है। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। इब्न बतूता अरब यात्री विद्वान का लेखक था और इनका जन्म जो है उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में हुआ था। इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह जो करवाया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। और कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा के गुफाओं में है, ठीक है। कहाँ? महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है। और एलोरा का कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भारत की सबसे बड़ा मंदिर है और यह मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुफा संख्या 16 में है। याद रखिए कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है और यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और इसकी गुफा संख्या 16 में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? किस अधिवेशन में किया गया था मेरे साथियों? तो यह किया गया था लाहौर अधिवेशन 1940 में। लाहौर अधिवेशन 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने वह राष्ट्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन दिया था। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन में अध्यक्षता जिन्ना ने की थी, ठीक है।
जिन्ना ने की थी, इसलिए 23 मार्च 1940 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1940। आगे चलते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापित शैली नहीं है? मंदिर स्थापित शैली नहीं है, तो ये हो जाएगा गोथिक शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोथिक शैली, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो वह शेरशाह सूरी जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय जो हैं वह बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय ने बाबर के समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्याद और जामवंती कल्याणम जैसी पुस्तकें लिखी है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। यहाँ तक याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो ये हो जाएगा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना गया है। और चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय शिक्षा क्षेत्र में वुड डिस्पैच के द्वारा विद्यालय, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर महत्वपूर्ण सुधार को सिफारिश किया गया था। ठीक है, और शिक्षा संबंधी धारा में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। लागू किसने किया था? 1854 में डलहौजी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल जो है जिन्हें 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। कब किया गया? 1983 में। आगे चलते हैं। आगे किस वायसराय द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह अधिवेशन 1932 में बनारस में होना प्रस्तावित था। ठीक है, 1932 बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलामफील्ड फुलर, ऑप्शन नंबर ए। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था इटली में। पुनर्जागरण का केंद्र इटली में था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और पुनर्जागरण का केंद्र इटली था। और रिनेसा का अग्रदूत दांते थे। दांते इटली में फ्लोरेंस निवासी थे। तो आगे चलते हैं। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो वो किए थे अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की खोज किए थे। और 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज हुई थी। याद रखिए कि इसका डेट अगर पूछ दे तो 12 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, वो सिटी 1492, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की परिकल्पना में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है थोरियम सीसा का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे चलते हैं। कहता है वायुमंडल की लंबवत परतों की पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे के कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वायु की लंबवत परतों की पृथ्वी सतह की क्रमबद्ध इन्होंने ट्रोपोस्फियर, पहला क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फियर, उसके बाद हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा 3 नंबर में। तो इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है? वायु के तापमान बढ़ने पर जो निरपेक्ष आर्द्रता वही रहता है। ठीक है,
वही रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है, कितना विलंब होता है, तो इसका विलंब जो है 26 मिनट का होता है, इसको याद रखिएगा, 26 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, परंतु प्रति ज्वार जो है लगभग 26 मिनट देरी से आता है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, 95 कहता है कि धरातल का लगभग कितना प्रतिशत बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है, कितना प्रतिशत है, तो ये 20% है, ठीक है, 20% है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बीर को अपना मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है, अपना मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है, तो ये करता है इथोपिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथोपिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो ये हो जाएगा एंजिल, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, और बोल्बी राज्य में 979 मीटर ऊंचा है। और किस राज्य में, वेनेजुएला के, ये हो जाएगा वेनेजुएला के बोल्बी राज्य में 979 मीटर ऊंचा है, 979 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आगे है, वेदांताथांगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन यह कहाँ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यह होगा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ है, यह हो जाएगा तमिलनाडु में, यह हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा, ठीक है, याद। वेदांताथांगल अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महानदी और गोदावरी डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है, महानदी और गोदावरी डेल्टा जो है डैश मिट्टी से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़, नंबर बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से नदी समूह में किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से कौन सा निकलती है, तो निकलते हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई डैश को कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाएगा जलभृत, ठीक है। उस जो संतृप्त भूगर्भीय इकाई को जलभृत कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है, ठीक है। और चूने पत्थर वाली चट्टानीय क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल के रूप का निर्माण क्रस्ट करती है। आगे चलते हैं, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन थे, तो वो थे इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर का राइट ए हो जाएगा। और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, याद रखिएगा 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चलते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में अवस्थित है, तो यह है दक्षिण अंडमान में उपस्थित है। ऑफशोर की स्थिति क्या है, ऑफशोर की स्थिति क्या होती है, तो बताइएगा, तो ये इसका 4 जुलाई, ऑफशोर की स्थिति जो होता है 4 जुलाई होता है। ऑफशोर की स्थिति पूरब से, ऑफशोर की स्थिति जो है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, खोदी गई थी, तो ये खोदी गए थे रानीगंज में। भारत प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदा गया था, और विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान पर है, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र उत्तरी दामोदर घाटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानीगंज। आगे चलते हैं, कहता है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है, आर्थिक रेखा विभाजक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन है, लघुत्तम ज्वार
आता है तब लघुत्तम ज्वार आता है तब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? यह नुब्रा घाटी के उत्तर, नुब्रा घाटी के उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रासन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंद्रासन। आगे चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव शरीर के अंगों की खरीद बिक्री और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, कहता है कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या पर बताइएगा मेरे साथियों? ये हो जाएगा 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक है, और वर्तमान में बिहार ग्राम पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। लगभग 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड होता है। वार्ड जो होता है 500 की संख्या पर वार्ड हो गया, और 7000 की संख्या पर पंचायत हो गया, और 50,000 की आबादी पर क्या हो जाएगा? जिला परिषद। 50,000 की आबादी पर हो जाएगा जिला परिषद। इसको याद रखिएगा, जिला परिषद हो जाएगा 50,000, यानी कि 7,000 पर पंचायत, 5,000 पर वार्ड और 50,000 पर जिला परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट इंडिया 1858, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो मेरे साथियों, भारतीय जो संविधान में प्रथम संशोधन तो हुआ था 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लोकसभा में किसकी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? किस स्तर पर होती है? ये होते हैं द्विसदनीय या द्वितीय वाचन में। द्वितीय वाचन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? यह अनुच्छेद 170 के तहत, ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता स्थित है? इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका जो योग्यता हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 5 वर्ष तक कुछ न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक कुछ न्यायालय में वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? किस अवधि अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो 48 हर्ष के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 48 हर्ष। आगे चलते हैं, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। ये निर्देश हैं, ये कौन सा निर्देश हो जाएगा? ये जो निर्देश हो जाएगा सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, प्रबंध में मजदूरी की भागीदारी, वन्य जीव सुरक्षा, विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथ ये जो हो ये 1 नंबर जो हो जाएगा सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी व्यवस्था सहायता व्यवस्था, ये हो जाएगा। और प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी और वन्य जीव सुरक्षा, ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पर चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यह अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है। आगे चलते हैं, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है?
ये कैसा अधिकार है? ये जो है वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? अविश्वास के कथन कौन सा सही कथन है? तो यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह केवल लोकसभा में लाया सकता है, या केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पी और क्यू नहीं, केवल क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे चलते हैं। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो वो कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? न्यायपालिका कैसी व्यवस्था है? यह है इकहरी व्यवस्था। ठीक है, इकहरी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राजसूची में उल्लेखित विषय का कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? कानून बनाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 249 में, 249। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? और यह किया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में वो कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? जीवन का अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, बाद बाकी सभी अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 से शुरू करते हैं। तो आगे है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 109 के तहत। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उसमें वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की समेकित विधि। और भारत के उच्च न्यायालय एक्ट 1861 के द्वारा कोलकाता, बम्बई और मद्रास में एक हाई कोर्ट का गठन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। आगे है निम्न युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो म्यूचुअल आटा ग्राफिक्स म्यूचुअल डाटा आटा बोला गया, म्यूचुअल डाटा ग्राफिक्स ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IMR इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट, MMR मेटरनल मोर्टालिटी रेट, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। और बता देते हैं IMR जो शिशु मृत्यु दर से संबंधित है। किससे है? शिशु मृत्यु दर से संबंधित है, मृत्यु दर से संबंधित है। और आगे है MMR जो है गर्भाशय या प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये इसको लिख दीजिए, गर्भाशय से संबंधित है। ठीक है, गर्भाशय गर्भावस्था से संबंधित है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा कल्पक्कम जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कोलकाता ये सही नहीं है। ये कहाँ हो जाएगा? भारतीय अनुसंधान से भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? इसके जगह पर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, भोपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी। आगे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 15 मार्च। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
तृतीयक क्षेत्र का राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा आयात निर्यात बंद। ये बंद हो गया तो सीधा बंद, आयात भी बंद और निर्यात भी बंद, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है व्यवस्थित अर्थव्यवस्था डैश को डैश भी कहा जाता है, व्यवस्थित अर्थव्यवस्था को डैश भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य सिद्धांत। क्या कहा जाएगा? मूल्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? कौन सा जो से नियम अधिनियम जो निर्धारित किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा FRBM एक्ट, FMBR एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉटरडैम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रॉटरडैम बंदरगाह है। रॉटरडैम बंदरगाह जो है नीदरलैंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में, याद रखिएगा ये हो जाता है नीदरलैंड, नीदरलैंड में अवस्थित है। आगे चलते हैं भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। कब अपनाई गई है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो लेकिन यहाँ पर 1980, 1993, 1985 में नहीं अपनाई गई है, तो यह अपनाई गई है 1991 ईस्वी में। 24 जुलाई 1991 कब अपनाए गए हैं? 24 जुलाई 1991 आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो ये कहा जाता है मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का। ठीक है, सोने और चांदी में। आगे है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 में। और 1925 का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय हो जाएगा जनेवा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1995 जनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और IMO का विस्तारित रूप क्या है? IMO का विस्तारित रूप क्या है? ये हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है सूरत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूरत में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो ये जो है IMF भुगतान संतुलन समस्याएं, ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता किसमें है? कहाँ की है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र की। तो उत्पादन क्षमता कितनी है इसके? तो NTPC महाराष्ट्र राज्य के ताप ऊर्जा के सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है और तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक कोयले से प्राप्त होता है। और NTPC की स्थापना 1975 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1950 NTPC की स्थापना। और तापीय ऊर्जा सर्वाधिक कोयले से प्राप्त होता है, याद रखिएगा ताप ऊर्जा सर्वाधिक कोयले से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है डैश वह प्रक्रिया है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। किसके लिए वृक्ष उगाते हैं? तो ये जो है कृषि वानिकी के लिए वृक्ष उगाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। हम दो हमारे दर्जन तो होगा ही, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण होगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों बताइएगा कि 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया? 120 अंक में
कुल कितना मार्क्स आया मेरे साथियों, कम से कम 80 प्लस आना चाहिए। ठीक है, 80 प्लस 85 प्लस मेरे साथियों आना चाहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो हो जाएगा, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।